हेलो माय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। और आज ये हमारी केमिस्ट्री का पार्ट 3 आपके सामने आ रहा है। बेटा, हमने जो ये केमिस्ट्री स्टार्ट की थी, ये हमने क्लास 12 के सॉल्यूशन के लिए स्टार्ट की थी। और अभी तक हमने सॉल्यूशन को पढ़ा नहीं है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले पहले मैं कुछ बेसिक केमिस्ट्री आपको कराऊंगा। केमिस्ट्री की कुछ ऐसी बातें कि जब तक वो किसी स्टूडेंट को पता ना हो, मुझे लगता है कि शायद केमिस्ट्री पढ़ने में थोड़ी सी परेशानी आ जाए। लेकिन हमने समझा यहाँ पर शेल को, ऑर्बिटल को, उसके बाद हमने यहाँ पर समझा सब शेल को। एक बार इसका रिवीजन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बेटा, मैंने बताया था कि हर एलिमेंट के अंदर छोटे छोटे एटम होते हैं, और उन एटमों की जो स्ट्रक्चर थी, जो उसकी बनावट थी, हमने देखी थी कि उसके अंदर एक न्यूक्लियस हुआ करता था और उसके चारों तरफ ऑर्बिटल हुआ करती थी। तो बेटा, क्या था कि वो जो ऑर्बिटल हैं, वो जो शेल हैं, वो KLMN के अकॉर्डिंग डिफाइन हुई हुई है। पहली वाली जो शेल है, फर्स्ट शेल जिसे हम कहेंगे, उसको हम K कहेंगे। सेकंड को L, थर्ड को M, और फोर्थ को N। यहीं पर हमने सुना था कि एक सब शेल भी होता है। जिस तरीके से KLMN इसे शेल कहा जाता है, इसी तरीके से SPDF इसे सब शेल भी कहा जाता है। ठीक है। लेकिन ये शेल और सब शेल आपस में किस तरीके से रिलेट करते हैं, उसकी बात हमारे सामने यहाँ पर आ चुकी थी। कि हमने देखा था कि के अंदर सिर्फ S, L के अंदर S कॉमा P, M के अंदर S कॉमा P कॉमा D, एंड N के अंदर S कॉमा P कॉमा D कॉमा F भी है। ठीक है। यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो चुकी थी। अब हम अपनी बात को आगे लेके चलेंगे। अब बेटा, यहाँ पर एक बात आती है, एटॉमिक नंबर। सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर बेटा, इसे कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, मैं इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं। एक बार और मैं इसको रिवाइज करूंगा कि हमें पता है Z इक्वल होता है E इक्वल होता है P। किसी एलिमेंट के एटम में जो ऑर्बिटल्स होती हैं, उन ऑर्बिटल्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन नाम का पार्टिकल है, वो राउंड करता है। एक बार हम इसको समझने के लिए यहां पर बनाएंगे। यह आया हमारा न्यूक्लियस, इसके अंदर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और यह है इसकी ऑर्बिटल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन राउंड कर रहा है। I can say the number of electron which are present in the orbital of any atom, that is called atomic number। किसी भी एटम के ऑर्बिटल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन राउंड कर रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन भी राउंड कर रहे हैं, उन राउंड करते हुए इलेक्ट्रॉनों को अगर हम काउंट कर लें, तो वो ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। इसकी पहली डेफिनेशन जो Z इक्वल टू E को रिप्रेजेंट करती है। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है जो Z और P से मिलकर बनी है। आई कैन से द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम के नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन है, तो प्रोटॉनों की संख्या को अगर हम गिन लें, अगर हमें प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये ही इसका एटॉमिक नंबर, या इसे हिंदी में कहते हैं परमाणु क्रमांक। क्लियर हुआ आप सब लोगों को। इसी तरीके से एक आता है आपका एटॉमिक मास नंबर, या इसे एक और नाम से जानते हैं एटॉमिक वेट। बेटा, ये दोनों एक ही होते हैं। हिंदी में अगर मैं बात करूं, द्रव्यमान संख्या।
परमाणु द्रव्यमान संख्या, और नीचे अगर हम बात करें तो एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार, ये सब एक ही होते हैं। मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, जो अभी आप समझना चाहें अपनी लैंग्वेज के हिसाब से समझ सकते हैं। देखो बेटा, एक चीज ये समझने की है कि एक सब्जेक्ट फिजिक्स है और एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। अगर मैं आपसे फिजिक्स में बात करूं तो फिजिक्स की जो चीजें हैं वो ये कहती हैं, या फिजिक्स के जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि मास और वेट ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। ये बात अलग है कि माइनर डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस है, फर्क है। लेकिन अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो द्रव्यमान और भार में कोई ऐसा केमिस्ट्री डिफरेंस नहीं करती, केमिस्ट्री फर्क नहीं करती। तो बेटा होता क्या है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि आप परमाणु द्रव्यमान संख्या यानी एटॉमिक मास नंबर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं फार्मूला बनाने की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि कैपिटल ए इक्वल होता है n प्लस जेड। परमाणु भार इक्वल है न्यूट्रॉन प्लस एटॉमिक नंबर। क्या मतलब पता चला कि आपके जो न्यूक्लियस है, आपके एटम का जो नाभिक है, जो न्यूक्लियस है, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि दो चीजें होती हैं, दो पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जिसमें से एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। तो बात यह आई कि अगर आपको परमाणु द्रव्यमान संख्या निकालनी है जिसे आप कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो संख्या बराबर होती है न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस परमाणु क्रमांक यानी जेड। अगर इंग्लिश में मैं बात करूं तो आई कैन से एटॉमिक मास नंबर इक्वल है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम प्लस एटॉमिक नंबर, या मैं बता सकता हूं द एडिशन ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड एटॉमिक नंबर दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक वेट। यहाँ पर एटॉमिक मास नंबर से भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम एटॉमिक वेट से भी इसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक दूसरी बात समझने की इसके अंदर यह है कि वी नो, हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यही इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर मैं यहाँ पर z की वैल्यू रखना चाहूं तो मैं एक और फार्मूला क्रिएट कर सकता हूं जिसे मैं कहूंगा a इक्वल टू एन प्लस ई, बिकॉज ऑफ z इक्वल होता है ई के, z इक्वल होता है ई के और e इक्वल होता है पी के। तो एक तीसरा फार्मूला कि एटॉमिक मास नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। यहां पर हम इसके साइन भी दिखा देते हैं। तो बेटा एक ही फार्मूले से हमारे पास तीन फार्मूले बन के आ गए हैं और हमने देख लिया है कि किस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी फार्मूला बेस है, अभी मैं इसको आपको बेस बताऊंगा। एटॉमिक मास नंबर एक्चुअल में लिया कहां से गया, एटॉमिक मास नंबर की फंडा क्या है, इसकी क्या है, क्या ये, इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। अभी मैं आपको सिंपल फार्मूले से इसके बारे में बता रहा हूं कि एटॉमिक मास नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अपनी जगह ऐसे ही रहेंगे जैसे पहले थे, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीसरी बार में भी अगर हमें एटॉमिक मास नंबर या एटॉमिक वेट अगर हमें निकालना है तो हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अब भी ऐसे ही रहेगा जैसे पहले था, लेकिन अब कैसे इलेक्ट्रॉन की प्लेस ले लेगा पी यानी प्रोटॉन। तो इस तरीके से हम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर को समझ सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लें। बेटा थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगेगी, लेकिन अगर इस पे थोड़ा सा ध्यान दे लिया
और इसको एक दो बार वीडियो को देख ली तो ये बहुत अच्छे से आपको रिवाइज कराएगी और आपके जो बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। एक अगली चीज़ जो अब हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा हिंदी में अगर मैं बात करूं तो ये कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहें या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहें, बात एक ही होती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? बेटा समझिए, आपको मैंने बताया कि हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने पढ़ा था कि जब हमने एटम को बड़ा करा तो हमने देखा कि उसके न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और उसकी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। सर कितने इलेक्ट्रॉन किस एलिमेंट के अंदर होते हैं, तो ये चीज हमें बताती है एटॉमिक नंबर। जिस एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होगा समझ लो उसके अंदर उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी हमने यही बात बार बार डिस्कस करी है कि Z इक्वल होता है E के और ये इक्वल होता है P प्लस के। एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यही इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है बेटा, आपको एक बात और हमने बताई कि जो हमारी ऑर्बिटल होती हैं वो चार होती हैं, K, L, M, N, और एलिमेंटों के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इन चार ऑर्बिटलों के अंदर बटे हुए होते हैं। तो बेटा ये जो बटे हुए हैं, बांटना, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, शेल और सब शेल अकॉर्डिंग टू KLMN और SPDF, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या मतलब हुआ कि आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं आप उन इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल के अंदर रखते हैं। जैसे आपको पता है कि पहली ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2, सेकेंड ऑर्बिटल में 8, थर्ड ऑर्बिटल में 18 एंड फोर्थ ऑर्बिटल में 32। ये क्या था? ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों को शेल या सब शेल, कक्षा या उपकक्षाओं के अंदर बांटना एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोई बहुत बड़ा फार्मूला नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोई रटने वाली चीज नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब ये होता है कि किसी एलिमेंट के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षाओं के अंदर बांटना, उनकी कक्षाओं के अंदर बांटना ही हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इतनी सी बात। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के अंदर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। क्लियर है? अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, तो यहां पर आपका सवाल मुझसे ये होगा, सर आपने हमें शेल भी पढ़ाए हैं, आपने हमें सब शेल भी बताए, यानी आपने हमें KLMN भी बताया है और आपने हमें SPDF भी बताए हैं। तो सर मैं जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं, मैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं, वो किसके अकॉर्डिंग करूं? KLMN के अकॉर्डिंग करूं या SPDF के अकॉर्डिंग करूं? तो इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है कि आप लोग फर्स्ट ईयर में जब आए थे तो KLMN आप छोड़ा है। ये 9th और 10th में KLMN की बात होती है। जैसे ही आप 11th के अंदर प्रवेश करते हैं, आप 11th स्टैंडर्ड के अंदर एंटर होते हैं, तो वहां पर फिर आपको SPDF की जरूरत होती है और इसी के ऊपर सारे काम होते हैं। तो मैं कहूंगा कि भाई आप जो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आप कर रहे हैं वो आप वो आपका SPDF के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपने कहा ठीक है सर, और आपने कह दिया कि इसका है 1s1। यहां पर जो ये ऊपर वाला नंबर है ये रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। S क्या है? ये आपकी सब शेल है। यहां पर ये 1 क्या है? 1, ये 1 ये दिखा रहा है कि ये आपकी फर्स्ट सब शेल है।
जरा हीलियम को देखें, एटॉमिक नंबर इसका 2 है, यानी इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और मैं कहूंगा कि 1s2। सर ये कैसे करते हैं आप? कहीं पे आप कहते हैं 1s1, कहीं पे आप कहते हैं 1s2, अभी आप आगे कह देंगे 1s3, 1s4, 1s5। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। देखें जरा, अगर मैं लिथियम की बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 3 है, यानी Z की वैल्यू इसमें 3 रहेगी, और इसका आएगा 1s2, 2s1। क्योंकि बेटा हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि S के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर मैं S के अंदर यहां से 2 हटा के 3 लिख दूं तो ये बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है ये स्टाइल। क्यों? क्योंकि आप पहले ही कह चुके हो कि S अपने अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, तो पहले वाले 1s में आपने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, लेकिन लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, आपका 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, इसलिए आप उस इलेक्ट्रॉन को 2s1 के अंदर लेके जाएंगे। तो बेटा आज की क्लास में यहीं रोकूंगा। अब यहाँ से हम अगली क्लास नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से 1s के बाद 2s और 2s के बाद और आगे क्या आपकी सबशेल आने वाली हैं। ये सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रोकेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और बहुत अच्छे से पढ़ने के साथ साथ आप लोग अच्छी मेहनत भी कर रहे होंगे। आपके बोर्ड एग्जाम आ रहे